नमस्कार। पिछली बार हम लोग यहाँ रुके थे और इस बारे में बात कर रहे थे कि सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स किस तरह के फॉर्म होते हैं और उसका जो सर्कुलेशन होता है, वो कैसे होता है। क्लॉकवाइज़ होगा, एंटी क्लॉकवाइज़ होगा और ये चीज़ें आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा कि दोनों में अलग-अलग पैटर्न होता है करके, कि जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है, वो काउंटर क्लॉकवाइज़ स्पाइरल करेगा और एंटी साइक्लोन जो है वो क्लॉकवाइज करेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो है वो क्लॉकवाइज करेगा और एंटी साइक्लोन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज करेगा। अब ये साइक्लोन्स की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उसके बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। स्केल दिया गया है इसका 1 से 5 तक। जिस तरह से हम लोग अर्थक्वेक्स में मैग्नीट्यूड का देखते थे कि 1 से 9 तक का मैग्नीट्यूड की तो वो तीव्रता अलग होती है, उसकी जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो अलग होती है। इसी तरह से ये इम्पैक्ट जो है साइक्लोन्स भी अलग-अलग करते हैं। तो इसकी जो स्केल 1 है, एक कैटेगरी का जो साइक्लोन है, उसका आपका 119 टू 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है और जो 5 है, जो इसको मेजर कहते हैं, 4 को भी मेजर कहते हैं, लेकिन 5 जो है वो उसका होता है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या तो अधिक जो होता है वो होता है करके और ये एक तरह से कैटास्ट्रोफिक डैमेज क्रिएट करता है और ये काफ़ी डिस्ट्रक्शंस जो हैं वो लाता है करके। अब ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो मकान है उसमें इश्यूज़ क्या आते हैं कि अगर मान लीजिए कि स्टॉर्म है, स्टॉर्म सर्ज है तो वो तो आपका इनंडेट करेगा करके और वो भी डिस्ट्रॉय कर सकता है बिल्डिंग्स को। लेकिन ज़्यादातर जो है ये देखा गया है कि काफ़ी जगह पे जहाँ पे साइक्लोनिक इम्पैक्ट होता है साइक्लोन से, तो वो वहाँ पे उसकी जो रूफ्स हैं वो उड़ जाती हैं करके और ये होता है बिकॉज़ ऑफ द लो प्रेशर ऊपर रहता है और हाई प्रेशर जो है एयर का, वो नीचे से उसको लिफ्ट करता है और इसी वजह से आपकी जो छतें हैं वो दिखती हैं कि उड़ के चली गई दूर तक और काफ़ी जो लाइट वेट स्ट्रक्चर्स हैं उसको डैमेज होता है। ये एक इफ़ेक्ट है आपका दिखाया है जो कि 2008 का साइक्लोन था यूएस में और ये उसकी पहले की तस्वीर है और ये 2 घर दिखाए गए हैं जो कि इंटैक्ट रहे थे, ये इसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था और बाकी आप देख सकते हैं कि क्या हालत थी पूरी करके। तो ये आपका 8 तारीख का है बिफ़ोर और ये उसके बाद का साइक्लोन के बाद का इफ़ेक्ट है आपका, कि पूरा एरिया जो है उसको सफाया हो गया पूरा उसका करके। अभी वापस आते हैं इंडियन मानसून पे, जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो ट्रफ जो बनता है, मानसून ट्रफ है, उसको अगर देखें तो मानसून जो वर्ड है, वो एक्चुअली आया है आपका अरबिक वर्ड है मौसीम, जिसका मतलब है सीज़न्स एक्चुअली और फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट मानसून रिमेन्स इफेक्टिव फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। ये ज़्यादातर अमूमन देखा गया है कि इसके बीच में हमारा मानसून जो है काफ़ी इफेक्टिव रहता है, काफ़ी कारगर रहता है यहाँ पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर कॉज्ड बाय हाई टेम्परेचर, जो हम लोग अभी देख रहे थे साइक्लोन्स में भी है जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ हाई टेम्परेचर है ऑन लैंड एंड हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ओवर ओशन। ये ग्रेडियंट तो एक तो बन रहा है आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका बन रहा है, जो कि लो प्रेशर जो लैंड की तरफ बनाया है इसने। तो ये क्या करता है, जो मॉइस्चर लोडेड विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब साउथ वेस्ट से आ रही है, साउथ वेस्टर्ली हमारी विंड्स हैं, वो आपका पूरा मॉइस्चर भरा हुआ एयर है, हवा है, उसको लेके आपका लैंड की तरफ चलता है। ये ओशंस की तरफ से आ रहा है करके आपका। आप ले लें कि अरेबियन ओशन से आ रहा है आपका, अरेबियन सी की तरफ से आ रहा है ये पूरा और ये आपका पूरा मॉइस्चर से भरा हुआ है करके। और ये एक वो भी था कि स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती है बिकॉज़ आपका लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स जाएगा करके। तो ये विंड्स जो हैं वो लैंड की तरफ व फ्लो कर रही है करके और बह रही है करके। तो पुराने ज़माने में जो सेलर्स होते थे, जो नाविक होते थे, वो आपके जो है इसका एडवांटेज लेते थे टू ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो ये लैंड की तरफ अगर उनको सेल करना है तो ये उस समय आपका सेल करेंगे ताकि वो आसानी से लैंड की तरफ आएँगे।
द ओवरऑल प्रोसेस रिवर्स ड्यूरिंग विंटर। विंटर में क्या होता है आपका, विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और ये भी आपके जो है रेन्स दे के जाती है कोस्टल एरियाज में, जहाँ पे आपका लो प्रेशर बना होता है करके और हाई टेम्परेचर होता है करके। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। समर्स में जो है वो आपका लैंड पे आपका हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, और ओशन के ऊपर जो है आपका हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। तो ग्रेडियंट जो है वो लैंड की तरफ जा रहा है आपका प्रेशर ग्रेडियंट जो है। तो ये विंड ब्लो करता है और पानी है आपका समुद्र का, तो भर के पूरा आपका मॉइस्चर लोडेड जाता है ऊपर। लेकिन ये उल्टा होता है ऊपर से, जब आपकी जो process reverse during winter, wind blows from northeast to southwest, resulting in heavy rains along the coastal zones. The change in temperature take place due to change in radiation. तो ये हमने बहुत पहले एक बार हमने बात की थी, जब हम लोग सोलर रेडिएशंस की बात कर रहे थे, और तब हमने बात किया था कि सोलर रेडिएशन जो है सन का जो है वो बदलता रहता है करके। So temperature takes place due to change in, so change in temperature takes place due to change in radiation received from sun as the sun moves from tropic of Cancer to equator. That is in summer, जून में the sun moves to tropic of Cancer. Tropic of Cancer आपका जो है ये है आपका, so northern hemisphere में है आपके पास ये करके। So ये sun moves from tropic of to tropic of Cancer from equator, and from equator to tropic of Capricorn in winter. तो विंटर में ये इधर मूव करता है और समर में आपका ये ऊपर की तरफ मूव करता है करके। अब फर्दर जो है ये जो लाइन है हमने जो बात किया था वो आपका है ITCZ जो है आपका। So ITCZ is formed due to convergence of northeast and southwest trade winds, जो आपकी इस इलाके में चलती हैं आपकी ट्रेड विंड्स हैं करके। बिकॉज इक्वेटर रीजन इज हॉट, तो ये दोनों तरफ से कन्वर्ज करती है आपकी ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, और इसी की वजह से ये ITCZ बनता है आपका करके। और ये बात भी हमने की थी, ये 5 डिग्री ऊपर नीचे जाता है, नॉर्थ में जाता है समर में और साउथ में आता है आपका विंटर में। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे भी लो प्रेशर है आपका, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो ग्रेडियंट ऑलमोस्ट ये बना हुआ है आपका करके। तो मॉइस्ट एयर जो है वो आपका इधर फ्लो करती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि मॉइस्ट एयर का जब जगीरा पूरा ऊपर जाता है टुवर्ड्स लैंड, इंडिया के लिए हम लोग कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, तो ये एक ट्रफ बनाता है और इसको हम लोग कहते हैं मॉनसून ट्रफ। ये बात हमने आगे भी की है, और इसी की वजह से जो हमको बहुत ही तेज वर्षा और होती है हमारे देश में करके। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है कि यहाँ पे जो इफेक्ट है आपका वर्षा होने का, वो जो है एक बैरियर है आपके पास जो कि हिमालयाज है, जो ओरोग्राफिक बैरियर्स के बारे में हम लोग ने बात की थी, और वो एयर सर्कुलेशन को और वर्षा को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मॉनसून ट्रफ है हमारे पास जो कि मूव कर रहा है और पूरा मॉइस्ट एयर को लेके चलता है टुवर्ड्स लैंड, और वो क्रॉस करता है आपके राजस्थान को, तो वहां पे वर्षा क्यों नहीं हो रही है करके। वाई देयर इज नो रेन इन राजस्थान? तो रीजन इसका ये है कि आपके पास जो इवन दो मॉइस्चर लोडेड विंड्स फ्लो थ्रू द थार डेजर्ट, इट डज नॉट रेन। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ नो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है उसके बीच में, और सीधा सीधा वो इंडो गैंजेटिक प्लेन में चला जाता है करके। और इंडो गैंजेटिक प्लेन के बाद जो है आपके पास हिमालयाज हैं, तो हिमालय पे टकराने से और ये करके वो आपका रेन्स आपके होते हैं करके। सो नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑन दिस विंड्स फ्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट, ओशन से आ रहा है करके टू लैंड, दे फ्लो अलोंग नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट स्ट्राइकिंग अरावली रेंजेस। सो ये अरावली रेंज है, ये आपका अरावली रेंज है जिसका डायरेक्शन आपका है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो विंड्स भी आपकी यहाँ से आ रही है पूरी करके,
तो यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ये सीधा-सीधा आपका निकल जाता है करके। लेकिन यहाँ पे आपके पास आके ये ऑब्स्ट्रक्शन है और इसी वजह से जो हमारे डेज़र्ट में कोई वर्षा नहीं होती है, इवन दो मॉइस्चर लोडेड विंड्स फ्लोज थ्रू द थाट, इट डज़ नॉट रेन। अब आते हैं कि ये जो विंड सर्कुलेशंस हो रहा है और लोकल लेवल पे हो रहा है, ग्लोबल सर्कुलेशंस हैं, इससे क्या इफ़ेक्ट होता है? तो ये इसमें 2-3 फिनोमेनाज़ हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अल नीना, अल नीनो, ला नीना, ये क्या है? ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ रेन, इन टर्म्स ऑफ ड्राउट ऑल्सो। सो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अगर हम लोग ले लेते हैं कि इन पैसिफिक ओशन की बात करें हम लोग करके, तो नॉर्मल कंडीशन में आपके पास अगेन यहाँ पे थर्मल, आपका थर्मल तो नहीं कहेंगे लेकिन का जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बना हुआ है, यहाँ पे है करके। तो आपके पास ईस्टर्न पैसिफिक है और वेस्ट पैसिफिक है करके आपके पास। तो ये वाला पार्ट जो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया साइड आ गया और ये नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिका साइड का पोर्शन है आपका पास करके। तो पैसिफिक में ये कैसे अफेक्ट कर रहा है करके, तो यहाँ पे आपके पास हाई प्रेशर लो टेम्परेचर है करके, और इस तरफ आपके पास है वेस्टर्न पैसिफिक में लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो प्रेशर ग्रेडियंट आपका ये बना हुआ इस डायरेक्शन में। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमने एक बात की थी, जो लो लेटीट्यूड पे और लो लेवल पे आपकी विंड्स कैसे फ्लो करेगी और हाई लेटीट्यूड पे कैसे फ्लो करेगी, तो ये एक फ्लो डायरेक्शन है आपका, जो कि अगेन जो प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स जो है वो इफेक्टिव रहती है, और इसके चलते क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स जो हैं उसके चलते आपका जो है ये ट्रेड विंड्स हैं, ये आपकी जा रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। तो ये क्या करती है कि ये पुशेस वार्म वाटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो गर्म पानी को ये आपका पुश करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपका गर्म पानी इकट्ठा होना शुरू हो रहा करके, और इसको अपवेलिंग भी कहते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स भी लाती हैं साथ में, और इसका जो हम लोग एक ग्रेडियंट कहेंगे, इसको थर्मोक्लाइन कहेंगे करके। सो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एग्जिस्ट इन द ईस्टर्न पैसिफिक, हाई pressure and low temperature, and low pressure high temperature in the western pacific। तो वेस्टर्न पैसिफिक में है आपका पास, विद स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड भी है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, दैट ब्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ट्रेड विंड्स जो आपकी ब्लो कर रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जा रही है आपकी, इस डायरेक्शन में ट्रेड विंड्स है आपकी। Across the Pacific Ocean pushes warm water from east to west. This cycle is known as Walker circulation, जिसको नाम दिया गया था गिलबर्ट वल्कर के, या तो वॉकर कह लो आप, उसके नाम पे ही ये बनाया, बात की गई है कि ये सर्कुलेशन जो है, जहाँ पे ट्रेड विंड स्ट्रांग है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है, और आपका हाई टेम्परेचर लो प्रेशर जो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर आपका ईस्टर्न साइड में है, और वेस्टर्न पैसिफिक में आपका लो टेम्परेचर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर है आपका, और इस वजह से आपका ये सर्कुलेशन पूरा हो रहा है करके। सो अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, क्योंकि आपका कोल्ड वाटर ऊपर आके फिर ये वार्म की तरफ जा रहा है, वार्म जा रहा है करके। सो अपवेलिंग जो हो रहा है आपका, इसमें क्या हो रहा है कि अलोंग द पेरुवियन कोस्ट, सो अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर अलोंग द पेरुवियन कोस्ट brings nutrients that serves as food for marine life। और ये क्या करता है, तब उस समय जो है फिशिंग इंडस्ट्री जो है उसको स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि मच्छियाँ काफ़ी आती है वहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी है, तो मच्छियाँ भी काफ़ी वहाँ पे रहेगी, तो उसका पैदावार हम लोग कहें, या तो उसकी जो पकड़ है वो बढ़ जाती है, उसकी जो कैचिंग क्वांटिटी है ऑफ फिश इंक्रीजेस देयर। अब आगे देखते हैं इसमें, तो वेस्टर्न पैसिफिक में क्या हो रहा है, वेस्टर्न पैसिफिक जो है इस साइड में, इस एरिया में वेस्टर्न पैसिफिक में, इसलिए हमारा इंडोनेशियन साइड हो गया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन हो गया, एक्सपीरियंसेस हेवी रेन।
क्योंकि आपका यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, आपका यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये आपका हेवी रेन्स देगा यहाँ पे। लेकिन पेरुवियन कोस्ट पे क्या होगा? पेरुवियन कोस्ट पे ड्राई वेदर रहेगा। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे ड्राई वेदर है, लेकिन आपका फिशिंग इंडस्ट्री को इसने स्ट्रेंथन किया है करके। और ये क्यों किया है? अपफिलिंग ऑफ कोल्ड वाटर है। लेकिन यहाँ पे जो है लो प्रेशर बना हुआ है, हाई टेम्परेचर है, तो इस एरिया में आपका रेनफॉल ज्यादा होगा। तो ये सिस्टम आपका बना है कोल्ड वाटर अलोंग साउथ अमेरिकन कोस्ट, और यहाँ पे है इक्वेटोरियल विंड्स गैदर वार्म वाटर पुल टुवर्ड्स द वेस्ट एक्चुअली। सो ये एरिया में आपका पूरा जो एयर है, हवा जो है, उसका सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका जो जो वार्म वाला है वो आपका इस तरफ जा रहा है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट इधर है आपका करके, और कोल्ड विंड्स जो हैं वो आपकी ईस्ट की तरफ आ रही है करके। तो ये ड्राई सीजन आपका देता है यहाँ पे। अब आते हैं अल नीनो लानीना में क्या फर्क है और ये कैसे कारगर रहते हैं इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल एंड ड्राउट एंड ऑल दैट। सो अल नीना ईयर जो कहा जाता है ये अमूमन कुछ समय तक रहता है, और इसमें अगेन वही है कि कुछ एक कोस्ट में आपका एक साइड में एक हिस्से में आपका ड्राई सीजन रहेगा, दूसरे हिस्से में रेनफॉल ज़्यादा रहेगा। अगेन ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट्स और उससे करके। तो ये सर्कुलेशंस आपके दिखाए गए हैं, एयर सर्कुलेशन जो हैं आपके। सो एयर सर्कुलेशन अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये वेस्ट है और आपका ईस्ट है, तो ये वेस्ट पैसिफिक है और ये ईस्ट पैसिफिक ओशन है आपका। तो यहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो आपका हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट है, और ये बीच में कहीं पे आपका एरिया जो होगा वहाँ पे हैवी रेन होंगे करके। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे तो आपके पास जो है ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर आपके पास है, ये वेस्ट पैसिफिक एरिया में है आपके पास, और लो प्रेशर हाई टेम्परेचर आपका ईस्ट पैसिफिक में है। इसमें क्या हो रहा है आपका पुशिश वार्म वाटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उसमें हम लोग देख रहे थे कि ऐसे जा रहा है पानी, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है करके आपके पास। तो ये जब है ये अल नीनो कंडीशन में हो रहा है करके। सो अल नीनो अ नेम फ्रॉम पेरुवियन फिशरमैन, ये आता है एक फिशरमैन ने इसको दिया था, और हु रेफर टू कोरोनिटी डिल नीनो और द क्राइस्ट चाइल्ड। और ये इसलिए था क्योंकि ये एक दिसंबर के महीने में होता है, जितना हमें ध्यान है इसको आगे देखेंगे इसको करके। बट ये होता है इन्वेजन ऑफ वार्म सरफेस वाटर वंस एवरी फ्यू इयर्स अराउंड क्रिसमस के आसपास। और क्रिसमस हमारा ज़्यादातर देखा है हमने, ज़्यादातर क्या हमेशा दिसंबर में ही रहता है, तो दिसंबर के समय में ये आपका इन्वेजन ऑफ वार्म सरफेस वाटर आना शुरू होता है। तो इसको इसीलिए इसको कहा गया है द क्राइस्ट चाइल्ड अल नीनो। दिस phenomena occurs at irregular interval of about 3 to 8 years, मतलब 3 से 8 साल के बीच में ये हमेशा होता है, which brings remarkable disturbance of ocean and atmosphere in equatorial Pacific region. During El Nino, trade winds are weakened. उसमें क्या था, हमने नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड विंड काफी स्ट्रांग रहता है, यहाँ पे वीक हो जाता है आपका करके, एंड कोल्ड वाटर इज रिप्लेस्ड बाय वार्म वाटर। सो कोल्ड वाटर जो था यहाँ पे वो रिप्लेस हो गया आपका वार्म वाटर से, और यही उसका कह रहे हैं कि इन्वेजन ऑफ वार्म वाटर, वार्म सरफेस वाटर जो है करके। सो ड्यूरिंग अल नीनो ट्रेड विंड्स आर वीकन एंड कूल वाटर is replaced by warm water, results in depletion of fish catch. वहां पे तो जब कोल्ड
अपवेलिंग हुआ, जब आपका कोल्ड वाटर आया तो फिश कैच आपका बढ़ गया था क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेके आ रही थी। यहाँ पे आपका वार्म वाटर रिप्लेस कर रहा है कोल्ड वाटर को। सो उसकी वजह से फिश कैच जो है वो कम हो जाता है। और हो रहा क्या है इसके साथ-साथ, कॉजेस हेवी टोरेंशियल रेन, एक्सटेंसिव फ्लड्स, mud flows, debris avalanches along the eastern portion of the Pacific. तो ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द पैसिफिक जो है पैसिफिक है, लेकिन ये आपका कोस्ट लाइन जो है आपका वेस्ट कोस्ट लाइन है ऑफ साउथ एंड नॉर्दर्न अमेरिका। वेयर इज ड्रॉट कंडीशन इन द ऑस्ट्रेलियन साइड, यहाँ पे जो है वो ड्रॉट कंडीशन हो जाती है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स मॉनसूनल पैटर्न वीकन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिजल्टिंग इनटू ड्रॉट कंडीशन। सो अगर ये सिचुएशन होती है तो ये अफेक्ट करता है हमारे मॉनसूनल पैटर्न को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी, जबकि हमको ड्राई ड्रॉट कंडीशंस देखने को मिलेगी करके। सो ये होता है अल नीनो में आपका, जहां पे ट्रेड विंड्स जो हैं आपकी वीकन हो गई हैं, कूल वाटर इज रिप्लेस बाय वार्म वाटर आपका इधर चला गया पूरा, और यहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस हो जाएंगी करके। और जिस जगह पे आपका कूल वाटर इज रिप्लेस वार्म वाटर, यहाँ पे आपका जो हेवी रेन्स होना शुरू होंगे करके। तो ये चीजें कॉमन है, और ये एक अंतराल है इसका, लेकिन अंतराल कोई फिक्स नहीं है, 3 से 8 वर्ष के बीच में ये हमेशा होता आया है करके। सो सी सरफेस टेम्परेचर दैट accompanies an El Nino can also shift weather pattern across larger region of the globe, क्योंकि आपका विंड जो है वो आपका फ्लो पैटर्न चेंज हो रहा है, आपका ओशन में आपका वाटर जो है वो भी रिप्लेस हो रहा है, तो ये पूरा ग्लोबल सर्कुलेशंस को भी अफेक्ट करता है। और लानीना जो है ये इसका अपोजिट है करके। तो यहाँ पे आपका ये कोस्ट लाइन दिखाई गई है वाली आपकी साउथ अमेरिका की आपकी, और ये नॉर्थ अमेरिका है आपका। सो लानीना में क्या है, ट्रेड विंड्स स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग, फिर से ये स्ट्रेंथ गेन करना शुरू करती है, तो ये नॉर्मल कंडीशन की तरफ लेके जाएगी, जो नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया और उस साइड में हैवी रेन हो रहे हैं और इधर पे कम हो रहे हैं, यहाँ पे पानी ठंडा आ रहा है तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, फिश कैच बढ़ रहा है करके, तो ये नॉर्मल आपका फिर से होना शुरू होता है। तो अपवेलिंग इन द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द पैसिफिक ब्रिंग्स कोल्ड वाटर टू सरफेस एंड वार्म वाटर इज पुश्ड वेस्टवर्ड, जो हमने नॉर्मल कंडीशन में देखा था। तो ये ला नीना कंडीशन है। सी सरफेस टेम्परेचर कूल्स डाउन इन ईस्टर्न पैसिफिक रिजल्टिंग इनटू रेनफॉल शिफ्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट पैसिफिक, मतलब वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये ईस्टर्न पैसिफिक का पार्ट है, तो वेस्ट की तरफ आपका रेनफॉल शिफ्ट हो जाता है फिर से। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका अल नीनो एंड ला नीना में। अब कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देख लें, जो कि हमने पहले भी बात किया है, दो स्लाइड्स जो थी, कि अल नीनो लास्ट मोर देन 1 ईयर, bring drought, heavy rainfall, and severe spells of heat and cold. फ्लक्चुएशंस आपके रहते हैं, हीट एंड कोल्ड वेदर आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, और इसी की वजह से आपके जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं टू वेरियस पार्ट्स ऑफ पैसिफिक एंड इट्स ईस्टर्न कोस्ट में आपको मिलेगा करके। अंडर नॉर्मल कंडीशन, कूल Humboldt Peru currents actually is fed by upwelling of cold deep waters, brings nutrients with its that serves as food for marine life। यहाँ पे फिश कैच बढ़ जाता है आपका। अब जब अल्नीनो आता है, अपविलिंग सीजेस, अपविलिंग ऑफ cold water ceases, the cold water is replaced by warm water from the west। ये हमने देखा अल्नीनो में वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपका पूरा वेस्ट पैसिफिक से ईस्ट पैसिफिक की तरफ आपका ये बढ़ रहा है। मरीन लाइफ
डिस्टर्ब कर देता है ये पूरा करके आपका। इन कॉन्ट्रास्ट टू अल नीनो इज लानीना, इन विच हमने देखा कि ये अपफिलिंग थोड़ा एनहांस होना शुरू होता है, ट्रेड विंग स्ट्रेंथन होना शुरू होती है। सो ये क्या करता है, कोल्ड वाटर इज कैरिड फार वेस्टवर्ड इन द इक्वेटोरियल प्लूम। इक्वेटोरियल प्लूम जो है बीच में जो हिस्सा है, दो पैसिफिक और ईस्ट पैसिफिक और वेस्ट पैसिफिक के बीच का जो एरिया है उसको कहा करके, तो ईस्टर्न प्लूम हो गया। So the major change in sea surface temperature that accompanies an El Nino can also shift weather pattern across large regions of the globe. In winter of 1997-1998, experienced one of the strongest El Ninos in century. Torrential rain reached Peruvian and Ecuador coast ranges, producing mud flows, debris, avalanche, extensive river flooding. सो अचानक से हम लोग कहते हैं यार अब वर्षा ज़्यादा हो गई और ये तो पूरा क्लाइमेट चेंज के वजह से हो रहा है, लेकिन ये इफेक्ट भी है आपका अल नीनो, अल नीना, लानीना, इसके वजह से भी हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ था, लार्ज पोर्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट इंडीज वेस्ट वेंट रेनलेस फॉर मंथ्स, क्योंकि उस तरफ पूरा आपका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, इधर पे बिल्कुल ड्राउट हो गया। और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो गया, फॉरेस्ट फायर्स होने शुरू हुए, which went out of control in Sumatra and Malaysia. And in East Africa, Kenya and rainfall 1000 millimeter के above हो गया करके. So El Nino of 1997-1998 was rapidly followed by La Nina in 1999, 1998, 99 में. The result was heavier monsoon in India and more rain in Australia. In Northern America, winter conditions were colder than normal, and in Northwest and Upper Midwest. The Eastern Atlantic regions, यहाँ पे आपका drought हुआ through spring and early monsoon. Hurricane season of 1998, Spavin and monster storm Hurricane Mitch was the deadliest in the past 2 centuries. तो मोटा मोटा ये है कि ये जो बदलाव आ रहा है इसकी वजह से आपके हरिकेन्स भी आते हैं, साइक्लोन्स भी डेवलप होते हैं और हेवी रेन भी होता है, कुछ एरिया में ड्रॉट हो जाता है करके। तो ये चीजें जो हैं, व्हाट अफेक्ट विल ग्लोबल वार्मिंग हैव ऑन अल नीनो, ये एक प्रश्न तो है जो हम लोग भी बात कर रहे थे करके। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग रेजेस सी सरफेस टेम्परेचर and increases equatorial rainfall, climatologists think that the global warming will enhance the strength and frequency of El Nino events. तो ये एक एडिशन आपका करेगा, अल नीनो को स्ट्रेंथन करेगा जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से। बट ला नीनास जो है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन की तरफ जा रहा है, वो कम होता जाएगा करके। But the mechanism responsible for El Nino, La Nina cycle जो है, क्योंकि El Nino के बाद La Nina आएगी, वो पूरी तरह से अभी समझा नहीं जा सका है करके। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक हैजार्ड की बात है। अब क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि 1999 में जो कि ये पीरियड था आपका, ठीक है, ये वाला पीरियड जब था, तो यहाँ पे क्या हुआ था देश में, उड़ीसा सुपर साइक्लोन था, द मोस्ट इंटेंस साइक्लोन, जिसने काफ़ी डेथ्स, ऑलमोस्ट 10,000 लोगों की मौत हुई थी यहाँ पे करके। प्रॉपर्टी डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा था करके, 1.35 बिलियन यूएस डॉलर का डैमेज था। और इसकी ये ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है जहाँ से ये ओरिजिन हुआ था, ये आपका करीब करीब ये हमारा अंडमान आइलैंड्स हैं और ये थाईलैंड की तरफ का है ये एरिया जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था, और उसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू हुआ। और जो हम लोग बात कर रहे थे साइक्लोनिक
हाई और जो बनती है वो किस तरह की होती है, इस तरह का मूवमेंट था उसका। फाइनली स्ट्रांग हो गया, स्ट्रेंथन हुआ और ये बाद में इसका जो लैंडफॉल था वो इस एरिया में था पूरा, जो पुरी और इसके आसपास था करके। और स्टॉर्म सर्च की वार्निंग्स भी इश्यू की गई थी, जो कि हमारे यहाँ से वेरियस एजेंसीज हैं जो कि इसको इंडिकेट करती है करके और प्रिडिक्शन मॉडल भी देती हैं करके। तो ये क्या विंड स्पीड रहेगी, कहाँ पे कितनी रहेगी, वो सब कुछ बताया गया था करके आपका, और कितना रेनफॉल होगा, क्या होगा, ये भी पूरा आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो प्री वार्निंग provided by IMD, Indian Meteorological Department. The preparatory measures were the Indian Railways services and some route were diverged. कुछ एरियाज को बंद कर दिया गया था करके। इंडियन रेस्क्यू टीम्स और सब डिप्लॉय कर दी गई थी जगह जगह पे। और ये क्योंकि डाउन लैंडफॉल जो था वो पारादीप, कोलकाता और इस तरफ था, तो वहाँ पे प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया था। द डिपार्टमेंट ऑफ पावर, टेलीकॉम, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन हैड गिवन इंस्ट्रक्शन टू रिमेन अलर्ट एंड टू टेक केयर ऑल प्रिपरेटरी मेजर्स वेर बीन टेकन। और लगातार एक बुलेटिन आ रहा था। फिर उसके बाद 2014 में जो था हुडहुड साइक्लोन था, तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों को अफेक्ट किया था इसने, और काफ़ी डैमेज क्रॉप्स को हुआ था, टॉरेंशियल रेंज से इसके साथ साथ करके। और इसकी भी जो आपकी प्रेशर बिल्ड करना शुरू हुआ था वो आपका इंडियन ओशन में था। तो ये इसका मूवमेंट दिखाया गया है आपका, जो ये धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथन होता गया, ये बढ़ता गया पूरा एरिया आपका, और इसने काफ़ी हेवी रेन्स आपके दिए, और लैंडफॉल अगेन ईस्ट कोस्ट में इसका हुआ था करके जाके। तो ये ना ही सिर्फ कोस्टल एरिया में जहाँ पे अफेक्ट करता है, बट उसके दूर दूर बड़े इलाकों में भी इसका अफेक्ट जाता है करके। सो ये एरिया में हेवी रेन्स थे यहाँ पे। तो हम लोग यहीं रुकते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सुनामीज पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।